तो हम आपको इस वीडियो में नेपाल की एक कहानी बता रहे हैं। कहानी नहीं, अब नेपाल में एक मांग उठने लगी है कि दोबारा से इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। एक दो सवाल है, जिस सवाल को पहले आप जान लीजिए, उसके बाद आपको आसानी से इस पूरे घटनाक्रम की कहानी बताएंगे नेपाल की कि आखिर क्यों दोबारा से वहां राजा के शासन की बात होने लगी, क्यों हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है नेपाल में। पड़ोसी देश नेपाल में इन दिनों जो लोग सड़क पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं कि इस देश में राजशाही का दौर वापस आ जाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि लोकतंत्र की राह पर चल पड़े नेपाल में राजशाही फिर से बहाल हो जाए? तो आखिर क्या वजह थी कि नेपाल में 240 साल तक चली राजशाही के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया था और अचानक से फिर वापसी की मांग कर रहे हैं? नेपाल कैसे हिंदू राष्ट्र बना? ऐसे वक्त में जब नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का जोरदार स्वागत हो रहा है, तो इस तरह के तमाम सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं। तो फिर इन सारे सवालों का जवाब आपको आसान भाषा में कहानी के तौर पर आपको बताते हैं। दरअसल राजशाही वापस लाने की मांग करने वाले हजारों लोग 9 मार्च को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में काठमांडू की सड़कों पर उतरे, और इन लोगों की मांग थी कि राजशाही को फिर से स्थापित किया जाए। नेपाल में हिंदू धर्म की भी राजधर्म के रूप में वापसी हो। ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। हालांकि राजा के समर्थकों का कहना है कि उनकी संख्या लगभग 4 लाख थी, जबकि खबर में 10,000 बताई जा रही है। ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में जो लोग आए, उन्होंने राजा के लिए शाही महल खाली करो, राजा वापस आओ और देश बचाओ, हमारे प्यारे राजा अमर रहे, हम तानाशाही चाहते हैं के नारे लगाए। इससे पहले पोखरा में भी ऐसे ही नजारे सामने आए थे। पूर्व राजा का भव्य स्वागत हुआ था और इस दौरान राजशाही के समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के भी कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्ञानेंद्र शाह पिछले 2 महीने से राजधानी काठमांडू से बाहर थे। लोगों ने राजशाही के समर्थन में नारे लगाने के साथ ही प्रधानमंत्री जो भी हैं केपी ओली के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रधानमंत्री केपी ओली ज्ञानेंद्र शाह को चुनौती दे चुके हैं कि अगर वो राजा में वापसी आना चाहते हैं तो अपना राजनीतिक दल बनाए और चुनाव लड़े। प्रधानमंत्री केपी ओली ने हाल ही में पीटीआई से बातचीत की थी और कहा था कि कुछ लोग इन दिनों राजतंत्र या राजशाही की बहाली के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। अब देखें तो नेपाल में हिंदू राजशाही क्यों चाहते हैं लोग? सवाल तो ये भी है। अब नेपाल जो है दुनिया का आखिरी हिंदू राजतंत्र था। यहाँ के राजा महाशिवरात्रि के मौके पर सेना का निरीक्षण करते थे और इंद्र जात्रा उत्सव के दौरान संरक्षक देवी कुमारी का आशीर्वाद लेते थे। 2006 में हुए जन आंदोलन के बाद नेपाल में राजशाही का अंत हो गया और नेपाल 240 सालों तक एक हिंदू राष्ट्र रहा, लेकिन 2008 में इसे लोकतांत्रिक मुल्क घोषित कर दिया गया। यहाँ पर 2008 के बाद से अब तक 13 सरकारें बदल चुकी है और नेपाल ने 240 साल पुरानी राजशाही को बदलने में भी कई कुर्बानियां दी। आंदोलन की वजह से पर्यटन पर आधारित इस राज्य की अर्थव्यवस्था भी ठप हो गई। हिंसा में लगभग 16,000 लोगों की जान गई थी। सबसे खास बात कि 2022 की जनगणना की अगर माने तो हिमालय के गोद में स्थित नेपाल की जनसंख्या लगभग 30.55 मिलियन, लगभग 3.5 करोड़ है, और यहाँ 81.19% जो जनता है वह हिंदू है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नेपाल के लोग राजशाही या राजतंत्र की बहाली क्यों चाहते हैं? ये बात राज परिवार की वापसी क्यों? तो भ्रष्टाचार, आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरता के हालात नेपाल में जो 2008 में राजनीतिक दौर खत्म हुआ, अब इसके बाद यहाँ पर 13 अलग अलग सरकारें चुनी गई और उसके बाद कई लोगों का मानना है कि यहाँ लोकतंत्र का मौजूदा शासन फेल हो गया और इसी वजह से भ्रष्टाचार, आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरता के हालात हैं, और इस वजह से लोग इस पड़ोसी मुल्क में राजशाही को वापसी चाहते हैं। और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ साल पहले राजशाही का विरोध किया था, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि ज्ञानेंद्र शाह को एक बार फिर से देश की कमान संभालनी चाहिए।
काठमांडू के हालात देखकर ऐसा लगता है कि ज्ञानेंद्र शाह को बड़ा समर्थन मिल रहा है, लेकिन नेपाल में राजशाही का वापस लौटना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अब यह एक लोकतांत्रिक मुल्क बन चुका है और मुख्य धारा के राजनीतिक दल नहीं चाहते कि नेपाल में फिर से राजशाही बहाल हो। इसलिए ये थोड़ा मुश्किल भी है। लेकिन जो सवाल बन रहे हैं कि नेपाल में हिंदू राष्ट्रतंत्र की स्थापना कैसे हुई, इसे भी थोड़ा जान लीजिए। अब देखिए, नेपाल पहले कई छोटे-छोटे रियायतों में बँटा था, लेकिन 1768 में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने इसे एकजुट कर नेपाल की स्थापना की। 1800 तक नेपाल पर रीजेंट और स्वयंभू प्रधानमंत्रियों का शासन रहा, लेकिन वे हमेशा शाह वंश के नाम पर ही सत्ता चलाते रहे। 1950 में राजा त्रिभुवन शाह खुद को राजनीतिक भूमिका में ले गए और इसके बाद से ही नेपाल में शाह वंश के राजाओं का शासन रहा, जो 2006 में हुए आंदोलन के बाद खत्म हो गया था। इसके ये तो राजतंत्र वाली बात हुई। अब राष्ट्रवाद से देश को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। नेपाल में जब भी हिंदू राजतंत्र या हिंदू राजशाही की बात आती है, तो फिर राजा त्रिभुवन शाह के बेटे महेंद्र शाह का नाम जरूर सामने आता है। महेंद्र शाह ने न सिर्फ नेपाल को मॉडर्नाइज्ड किया, बल्कि हिंदू राजतंत्र के विचारों को भी मजबूत किया। उसके बाद देखें तो कानकर्डिया कॉलेज के धर्म के एसोसिएट प्रोफेसर हैं एनी टी मोको। उनकी किताब है द कॉन्वर्सेशन। इन्होंने किताब में लिखा कि महेंद्र शाह ने नेपाल को राष्ट्रवाद के सूत्र के तहत एकजुट करने की कोशिश की और उनके राष्ट्रवाद का सूत्र था कि एक राजा, एक देश और एक भाषा। इसके बाद देखें तो महेंद्र शाह की मौत हुई और महेंद्र शाह की मौत के बाद उनके बड़े बेटे वीरेंद्र शाह राजा बने। 1990 में नेपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इसके तहत राजा वीरेंद्र शाह ने नेपाल को राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र बनाने पर सहमति जताई और कहा कि देश की संसद को सत्ता साझा करने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन इस समझौते के बावजूद कि नेपाल में असंतोष का स्वर बना रहे। 90 के दशक में नेपाल में माओवादी विद्रोह हुआ और माओवादी विद्रोह के प्रमुख नेताओं में एक पुष्प कमल दहल प्रचंड भी थे, जो बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। अब राजमहल में नरसंहार की कहानी समझिए। जून 2001 को नेपाल में एक दुखद घटना घटी। काठमांडू स्थित नारायण हिती राजमहल में राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के 8 अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने पूरे परिवार की हत्या के बाद खुद को गोली मार ली थी और वह अपनी होने वाली पत्नी के चयन से नाराज थे और नशे में धुत होकर उन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया था। इसके बाद जो कहानी आई, मरने से पहले कुछ समय के लिए जब दीपेंद्र कोमा में थे तो वह राजा बने, लेकिन उनकी मौत के बाद ज्ञानेंद्र शाह को 2002 में राजा घोषित किया गया। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र शाह ने नेपाल में सरकार और संसद को भंग कर दिया था और कई राजनेताओं और पत्रकारों को जेल में डाल दिया। इसके साथ ही उन्होंने नेपाल में आपातकाल भी लागू कर दिया और इस तानाशाही रवैये के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया। 2006 में हुए बड़े जन आंदोलन के बाद राजा का शासन इस मुल्क से खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर संविधान स्थापित हुआ। राजा ज्ञानेंद्र शाह को जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ा। 2007 में संसद को फिर से बहाल कर दिया गया और 28 मई 2008 को नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया और राजा ने राजमहल को खाली कर दिया और अब राजमहल को म्यूजियम में बदल दिया गया। अब ये देखना जरूरी है कि क्या नेपाल में फिर से राजशाही बहाल हो पाएगी। इतनी ये पूरी कहानी के बावजूद, हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनती है। फिलहाल आपको जानकारी, अगर हमने आसान भाषा में कोशिश की है और ये हमारी कोशिश होती है कि आसान भाषा में आपको जानकारी पहुंचाए। अगर आपको ये पूरी कहानी और जानकारी समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।